मौजूद हैं अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जितिन प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं। आपका अभिनंदन है जितिन प्रसाद जी। आपका एक दिन का अनुभव, या तो कहूं मैं पिछले 32 घंटे का अनुभव नई नवेली भारतीय जनता पार्टी में कैसा है? नहीं, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने का अवसर दिया गया है और मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का सर्वप्रथम और तमाम सीनियर लीडरशिप पर धन्यवाद दूंगा। और मैं ये कह सकता हूं कि अभी तो मैं चंद घंटे ही हुए हैं, मगर जो रिस्पांस, जो लोगों के बधाई संदेश और तमाम जिनको मैं जानता हूं और नहीं भी जानता हूं, उनकी शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं, ये अपने आप में मुझ जैसे व्यक्ति में उत्साह का संचार करता है और दर्शाता है जी कि कितनी मजबूत पकड़ भारतीय जनता पार्टी की और जनता के उनके प्रति उत्साह और आस्था है। जी जितिन, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए क्यों? क्योंकि यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों आए? जिस पार्टी को आप इतना कुछ कहते थे ये एंटी ब्राह्मण है, ये लोगों का ध्यान नहीं रखती, उस पार्टी में आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? सवाल ये जरूर उठेगा और पूछा भी जाएगा। नहीं, देखिए, ये सवाल सही भी है, उठना भी चाहिए और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये कोई क्षणिक निर्णय नहीं है क्योंकि घटना हो गई हो या किसी से व्यक्ति विशेष से नाराजगी हो गई हो, मगर हम जैसे लोगों को लगातार जनता की नब्ज, जनता के हितों की रक्षा और जो हम चाहते हैं कि जब हम राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो कुछ परिवर्तन लाएं भलाई के लिए और अपना भी योगदान दें देश के प्रति, और सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिले को भी, प्रदेश को भी, देश को भी। और मैं इस निष्कर्ष के पास पहुंचा बाहरी लोगों से चर्चा करने के बाद, मंत्रणा करने के बाद, कि आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी और जनता की दूरियां बहुत बढ़ गई। लोग हमसे उम्मीदें करते हैं और हम उस उम्मीदों पे खरा ना उतर पाएं, लोगों के काम ना आ पाएं, तो किस काम की ये सार्वजनिक जीवन और राजनीति व्यर्थ है। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आज अगर देखा जाए भारत के पूरे राजनीतिक मानचित्र पे, तो एक ही राष्ट्रीय पार्टी, सही माने में अगर कहा जाए देश में एक ही राष्ट्रीय दल है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके काम करने के तौर तरीके, उनके प्रोसेसेस, उनके इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप और सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जिसमें हम लोग खुद भुक्त भोग भी रहे हैं जब हम चुनाव लड़ते आए हैं, और मैंने हारे भी हैं, जीते भी हैं, मगर जब जब मैं हारा हूं तो मैं मोदी लहर और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जनता में उनकी जो पकड़ है और जो उन पे विश्वास है और जो उम्मीदें हैं, उनकी बदौलत हारा हूं। जितिन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई और चर्चा भी जरूर हुई होगी। खबर यह है कि अब आपको योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्या कहना चाहते हैं आप आने वाले समय? देवगन जी, हम जैसे लोग जी, मैं आपको बता दूं आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, ना मैं ज्योतिषी हूं, ना मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं जी, मगर इतना जरूर बता सकता हूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी कि मुझे कोई पद नहीं मिला, पद मिले, और मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की कि सिर्फ पद मिलेगा, और ना ही मुझे चंद ही घंटे हुए हैं, मगर मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके। वो कोई सौदा करके कोई व्यक्ति वहां ज्वाइन नहीं करता है, बड़े सोच समझ के लोगों को वहां ज्वाइन भी कराया जाता है, सदस्यता भी दिलवाई जाती है, और सबका एक निर्धारित रोल होगा और ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जितिन प्रसाद मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में और लॉन्ग टर्म मैं विजन लेके आया हूं कि मैं मेहनत के दम पे बिल्कुल बिल्कुल आपका लॉन्ग टर्म विजन होगा, लेकिन देखिए फ्यूचर प्रोटेक्ट करके सब आते हैं, तो वो फ्यूचर प्रोटेक्ट करने की कुछ तो बात हुई होगी। अगर मैं डील शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो वो सही नहीं होगा। मैं बता तो रहा हूं आपको, फ्यूचर यही है कि जमीनी स्तर पे रुझान, जनता की आस्था, जनता की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हैं, और ये साफ दर्शाता है। और हम जैसे लोग जो लगातार जनसंपर्क में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं जी, तो ये मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार
भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और देश में तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा प्रभाव पार्टी का है और आगे भी रहेगा। तो ये कौन जगह कहां मिलेगी किसको, ये नेतृत्व के ऊपर छोड़ना चाहिए। अपना काम ये है कि आपने सोच समझ के फैसला लिया है और आप लगन से मेहनत से काम करेंगे, और मैं अपने आप को सफल तभी मानूंगा जब मैं पार्टी का संगठन को मजबूत कर सकूं और देश के प्रदेश के प्रति छोटा सा भी अगर मेरा योगदान होगा तो मैं अपने आप का ये कदम सफल मानूंगा। जितिन, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वीरप्पा मोइली ने आपको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला आप हमेशा से संदिग्ध थे, आप एक जातिवादी नेता हैं और आप यहां पर सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वीरप्पा मोइली कांग्रेस के बड़े नेता हैं। ऐसा है साहब, अब वो बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, वो कब क्या कह लें उनको, जरा मैं उत्तर प्रदेश में कब वो आए और हमारी राजनीति कब वो देखी, इसके बारे में मुझे तो ज्ञान नहीं है और ज्यादा मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहता। मैं अपने बारे में स्पष्ट हूं कि मेरी राजनीति साफ है, मेरा लक्ष्य साफ है, मेरे प्रयास सबके सामने हैं। जो दायित्व मुझे पहले भी मिला मैंने पूर्व उसका निर्वाह किया जितना मैं कर सकता था, और आगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व के दिशा निर्देश पे मैं प्रयास करूंगा कि जनता के उम्मीदों पे खरा उतरूं। एक लॉबी है सक्रिय, जो कि जब प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी को छोड़ा तब भी उन्होंने कहा कि क्या प्रियंका चतुर्वेदी को इतनी हैवी वेट है कि इसके ऊपर प्राइम टाइम हेडलाइंस बन रही है। आपने जब पार्टी को छोड़ा तो प्राइम टाइम डिबेट्स बनी, हेडलाइन बनी, आप इतने बड़े हैवी वेट नहीं है। तो उन क्रिटिक्स को या फिर उन लोगों को, उन नेताओं को, उन विचारकों को आप क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं क्या इसमें संदेश दूंगा कि ये तो लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखने का और बड़ी बड़ी और छोटी बातें करने का पूरी स्वतंत्रता है, और जो जितनी छोटी बात करेगा उसका उतना ही छोटा उसका चरित्र होगा। तो ज्यादा इन पे मैं ध्यान भी नहीं देता, और हमने जो फैसला लिया है जनहित में लिया है, देशहित में लिया है, और ये स्पष्ट मेरा मानना है कि जिन चुनौतियोंपूर्ण दौर से भारत गुजर रहा है और उसके लिए हमारे चाहे सीमाएं हों, चाहे देश हो विदेश हो, उसके लिए सबसे सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और आज समय यही है कि हम सब उनके पीछे लामबंद हों और उनके नेतृत्व को और मजबूत करें और भारत के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और सुनहरा करें। एक ट्रेंड बन गया है जितिन प्रसाद, जो पार्टी छोड़ के जाता है उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, झड़ी लग जाती है। आपकी तीन पीढ़ियों ने कांग्रेस को अपना लहू दिया, इसको हम कह सकते हैं, अपना खून पसीना दिया। अब आपने पार्टी छोड़ दी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, नेताओं ने क्या बोला वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब आपने सुना होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये अपशब्द क्यों? अभी मैंने कहा जैसे छोटे वक्तव्य और ये छोटी सोच की मानसिकता दर्शाता है, इससे कोई विचलित होने की बात नहीं है। ये तो जो लोग ऐसी भावना रखते हैं वही अपने आप को छोटा दर्शा रहे हैं जनता के सामने। हम लोग जो हैं कि हमारा प्रयास यही है कि मैंने कोई जो लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, फलाना है, हमने भी 2014 के बाद 7 साल विपक्ष में गुजारे हैं। जैसे मैंने बताया 2 लोकसभा चुनाव में मेरी पराजय हुई, सभी की हुई उत्तर प्रदेश में। विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में सभी बड़े बड़े नेता धराशय हो गए, कोई हम ही नहीं। और अगर हमें जाना होता तो हमें तो मालूम है जनता का क्या रुझान है, तो हम पहले ही चले जाते, 7 साल थोड़े इंतजार करते। मगर जब मैंने देखा और महसूस किया कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जनता के प्रति कोई रुझान नहीं बढ़ रहा है, जनता की दुनिया और बढ़ती चली जा रही है, हम लोग बिल्कुल जो हमारा लक्ष्य होता है जनता की सेवा करने का, वो उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तब जाके मैंने ऐसा फैसला लिया है। ये जो फैसला है ये कोई हम जैसे लोगों को, आपने कहा ना 3 पीढ़ियां कांग्रेस में हो गई, कोई क्षणिक नहीं होता और एकदम से कोई किसी पदों के उस पे पीछे नहीं होता है। ये सोचे समझ के और जो भारत के हित में है और अपने हित में है और जनता के हित में है, इसके बाद लिया गया। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आपने पार्टी छोड़ने का मन बनाया तो क्या उससे पहले आपकी राहुल गांधी से या प्रियंका वाड्रा से बात हुई? क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं
प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी की प्रभारी भी हैं, उनसे कोई बात हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई इस विषय पे मंत्रणा नहीं हुई जो मैं कह सकूं कि वो पार्टी के, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। मेरी सिर्फ अगर मंत्रणा हुई है तो आम जन से हुई है, हमारे समर्थकों से हुई है, कार्यकर्ताओं से हुई है। मेरा सवाल है, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया वहां पर? मानना रहा, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया? नहीं, रोकने का प्रयास तो उनको किया जाता है जिनको किसी को लोभ लालच दे के आप रोक लें और कहें कि तुम्हें ये पद से नवाज दिया जाएगा। हम तो उन कारणों से छोड़ा ही नहीं है। और ये आप सभी जानते हैं कि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या महत्व है आज के इस दौर में, जब मैं कहता हूं कि ये सिर्फ एक ही राजनीतिक दल भारत में रह गया। बाकी पार्टियां जो हैं, मैं किसी एक पार्टी की नहीं कह रहा, उनके नेता तो बहुत बड़े बड़े हैं सभी पार्टियों के, मगर पार्टियां छोटी हैं। और उन नेताओं को पार्टियों ने नहीं बनाया, नेता लोगों ने पार्टियां बनाई हैं। तो ये भारत के हित में नहीं है। जब कोई व्यक्ति विशेष कोई पार्टी बना देगा तो वो उसी के इर्द गिर्द घूमेगी और चुनाव के वक्त सब आ जाते हैं, एक इकट्ठा, एक यूनाइटेड बन जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इससे भारत का भला नहीं होने वाला। इनकी कोई दिशा नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, इनके आने वाले नौजवान पीढ़ियों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। तो आपका कहना है कि जो पार्टियां परिवार के आधार पर चलती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, एनसीपी हो गई, इनका कोई भविष्य नहीं है आने वाले भविष्य में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। पर ये पार्टियां परिवार पर चलती हैं, कांग्रेस गांधी परिवार पर, समाजवादी पार्टी यादव परिवार पर, यानी अखिलेश यादव परिवार पर, और एनसीपी हो गई तो वो शरद राव पवार के परिवार पर चलती है, या फिर अकाली दल हो गया वो बादल परिवार पर चलती है, शिवसेना हो गई वो ठाकरे परिवार पर चलती है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये इनके नेता तो बहुत बड़े हैं जी, और जनता ने उन्होंने संघर्ष भी किया, इतिहास भी रहा है इनके जो नेता हैं, तभी इनको ये मुकाम मिले हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं जी। मगर उसके बाद मैंने जैसे बताया ना, नेता लोगों ने पार्टियां बना दी हैं, पार्टी ने नेता नहीं बनाया है जी। ये सोचने वाली बात है कि जब तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पार्टीज नहीं होंगी, जब तक क्लियर विजन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होंगे और सिर्फ व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द पार्टियां घूमेंगी, तो वो व्यक्ति की उनकी प्राथमिकता रहेगी, भारत और देश और प्रदेश की नहीं रहेंगी। तो ये सोचने का वक्त है और ये ही परिवर्तन आ रहा है भारत के अंदर, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का रुझान और पकड़ और उसका संगठन और मजबूत हो रहा है जी। और ये नेतृत्व जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और अमित शाह जी दे रहे हैं, जेपी नड्डा जी दे रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप के प्रोडक्ट्स हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इस समय आप बोल रहे हैं कि आपको कोई लालच नहीं था, तो आपको चाहे राहुल गांधी होते, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा होती, रोक क्या लेते? लेकिन ये सचिन पायलट को रोक रखा है। पिछले साल वो जाने वाले थे लेकिन उनको रोक लिया। वहां क्या गेम चल रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा मैं नहीं, हम देखिए ये बात बड़ी आती है। अब सचिन पायलट जी की राजनीति, प्रदेश, उनका परिस्थितियां अलग हैं। क्या वहां हुआ क्या नहीं हुआ वो सचिन पायलट जी बता पाएंगे। आपके मित्र हैं, आपके साथ कैबिनेट में भी रहे। वो और जो हो रहा है, जो हुआ और जो हो रहा है वो सबके सामने है। इसमें मुझे कोई ऐसी अंदरूनी जानकारी ऐसी स्पेशल नहीं है जो आपको नहीं है अमीश जी। तो ये जग जाहिर है सामने सबके कि क्या चल रहा है, और उसके बारे में वो पायलट जी बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा आपके मित्र, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, और असम के मौजूदा सीएम भी है। उन्होंने बोला, हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है और एक टाइटैनिक की तरह है, जर्जर हालत पे पहुंच चुका है। और जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था, उन्होंने बोला था मैं समय मांगता रह गया, मुझे समय नहीं दिया। कुत्ता था राहुल जी का, जिसका नाम पिड्डी है, अभी भी होगा, उसको बिस्किट वो खिला रहे थे, उनके लिए समय था लेकिन मेरे लिए समय नहीं था। क्या आपको लगता है शीर्ष नेतृत्व गंभीर नहीं है विषयों को लेकर? नहीं, ये हेमंतो जी का उनका अनुभव होगा, मेरा नहीं है। मगर हेमंतो जी ने मेहनत, परिश्रम, लगन का उनका परिचय आप देखिए पिछले कुछ वर्षों का, और आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने और असम की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है।
तो अपनी हार्डवर्क पे और अपनी कुशलता पे वो बन के आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का देश में जो ये रिजल्ट आ रहे हैं विभिन्न चुनाव के, ये दर्शा रहा है कि जनता और पार्टी में दूरियां, वोट शेयर्स घट रहे हैं, गवर्नमेंट्स और सीटें नहीं निकल पा रही हैं और जो दिशा होनी चाहिए, एक क्लैरिटी ऑफ विजन, वो नहीं है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल आपने शिफ्ट कर लिया। जो आपने भी पूछा मुझसे कि विचारधारा के बिल्कुल विपरीत, अब देश में एक ही विचारधारा है और वो है नेशनल इंटरेस्ट, देश हित। वो ही सबसे सर्वप्रिय है और वो ही ध्यान में रखते हुए फैसले होने चाहिए। और जो लोग कहते हैं वो स्वतंत्र तो हैं, मगर कांग्रेस पार्टी की जो एक दिशा और एक महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस हुआ, तो वो भी तो सिद्धांतिक विचारों के विपरीत थी। महाराष्ट्र में शिवसेना, बंगाल में लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ, बंगाल के तो आप प्रभारी थे कांग्रेस के, बंगाल में फुरफुरा शरीफ और बिल्कुल। आप केरल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उसका अंजाम ये हुआ, केरल में सरकार बनी नहीं, बंगाल में जीरो और असम में सरकार नहीं बनी। वहां पर आप अजमल के साथ थे। यही मैं कहना चाह रहा हूं, जब बंगाल में एक व्यक्ति विशेष फुरफुरा शरीफ के, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, उनसे गठबंधन हो जाता है, असम में हो जाता है, वो तो पार्टी चला रहे हैं, मगर वो ये कोई स्पष्ट नीति के तहत नहीं हो रहा है। और बंगाल और केरल में कांग्रेस पार्टी का एक जगह गठबंधन है, एक जगह उसी पार्टी से सीधे सीधे लड़ाई है, सामने सामने राजनीतिक। तो ये जनता के सामने, आप देश के सामने क्या दिशा प्रस्तुत कर रहे हैं? देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है कि ये वैचारिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है जो कांग्रेस पार्टी बोलती आई है। तो हम जितिन प्रसाद, अगर कोई वैचारिक सिद्धांत मतभेद होने के कारण कोई फैसला ले लेता है, तो वो तो बड़ी छोटी चीज है। असली तो ये है जो भला तभी पार्टी का, कांग्रेस का होगा जब वो अपने अंदरूनी उसमें झांक के देखें और नीति और रीत अपनी स्पष्ट करें और उस दिशा में चलें। कपिल सिब्बल का कल हमने इंटरव्यू किया हमारे नेटवर्क ने, और उस इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर किसी कंपनी का सीईओ अपने लोगों की बात नहीं सुनेगा तो वो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। राजनीति का सिद्धांत भी कुछ इसी तरह है, लोगों की बात सुनी जाए। क्या कांग्रेस में लोगों की बात नहीं सुनी जाती? अब बताइए, सिब्बल जी इतने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं, टॉप लीडिंग लॉयर्स में भी हैं और मेरे पिताजी के दोस्त भी हैं। उन्होंने भी कहा तो बहुत कुछ है, मगर वहां इंटरनल प्लेटफॉर्म्स पे बात रखें, परिवर्तन लाएं, पार्टी की भलाई के लिए हो। देश भी चाहता है एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो, मगर वो नहीं हो रहा है क्योंकि वहां नीति रीत स्पष्ट है ही नहीं। और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेता हताश हैं। जी, G23 का भी एक ग्रुप बना, वो G23 भी अपनी बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के ही अंदर से आवाज आती है कि ये सब लोग मोदी जी के साथ मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के साथ मिल गया है, मीडिया मोदी जी के साथ मिल गया है, इलेक्शन कमीशन मोदी जी के साथ मिल गया है, कांग्रेस के तमाम नेता मोदी जी के साथ मिल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं है, यही मैं कह रहा हूं। समस्याएं ऐसी हैं कि जहां सुझाव और समाधान की बात की जाए और स्पष्ट नीति और आईना दिखा, राजनीतिक जीवन में जनता तो आईना दिखाती है, मगर कार्यकर्ता और नेता भी दिखाते हैं। और इसीलिए जो कुछ सही बात अगर बोलने का प्रयास किया तो उसे ये लांछन लगा के दबाने की कोशिश अगर की जाएगी तो किसी पार्टी का भला नहीं हो पाएगा। उसको स्वीकार करना होगा जो कमियां हैं, जो समाधान है उनको निकालने पड़ेंगे, नए तरीके से रणनीति बना के आगे चलना होगा। एक सवाल मेरा, जितिन, G23 की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या अभी भी उनका विरोध जारी है? अब मैं G22 हो गया है, G23 तो रहा नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे परिवार में सदस्यता मिल गई है। अब आप G22 वालों से ही पूछ पाएंगे कि उनकी क्या स्थिति है। तो क्या मैं ये मानूं कि बारे में मुझे G23 से G22 हो गया, वो 22 भी हो सकता है, कहीं ना कहीं चले जाए अपना आशियाना ढूंढ के?
अब इसके बारे में मेरे पास कुछ कहने को शब्द नहीं और ना ही मुझे कुछ महत्वपूर्ण सवाल, उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी का टारगेट क्या होगा, कितनी सीटें? देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश में हम लोग तो अभी तक तो दूसरी तरफ थे और अब देखा है कि कितनी पॉपुलैरिटी है और कितना जनता की उम्मीदें हैं। और मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जम के काम किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जो भी आप पैरामीटर्स ले लें, समाज के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के लिए जो यहाँ से स्कीम्स आई हैं, आप विद्युतीकरण की ले लें, आप शौचालयों की ले लें, आप खाद्यान्न वितरण की ले लें, तमाम ऐसी चीजें हैं जो क्रांतिकारी हुई और जो पहले कभी नहीं हुई। तो उत्तर प्रदेश हर सोशल पैरामीटर्स पे, इंडिकेटर्स पे आगे ऊपर दिखाई दर्शा रहा है। तो इसकी पूर्ति और आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो जनता है और नौजवान है खासतौर उनके सुनहरे भविष्य के लिए, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर फ्री इन्वायरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, तमाम चीजें हैं, वो मैं समझता हूं उसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी और उसकी योजनाएं ही कर सकती हैं। और पूर्ण विश्वास है कि जनता दोबारा आशीर्वाद देगी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिएगा, और जितना बहुमत मिला था वो 2/3 से ऊपर था, उससे भी ज्यादा, यानी 300 से भी ज्यादा, 325 से भी ज्यादा। चलिए, जितिन प्रसाद आए हैं, वो कह रहे हैं 325 से भी बढ़कर टारगेट होगा। लेकिन ब्राह्मण मंच को कैसे समझाएंगे जितिन प्रसाद, जिनके लिए आप आवाज उठाते थे कि यह सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है, उन्हें कैसे समझाएंगे? आखिरी सवाल। नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल ये जरूरी है। ये एक ब्राह्मण चेतना परिषद एक संस्था है जो चलती है, जिसका मैं संरक्षक हूं जी। और मैंने पूरा समय दिया, जब हम लोगों ने जिलेवार संवाद किया, चाहे वो ऑनलाइन लॉकडाउन के दौरान हो, चाहे जाना पड़े हो, तो उसमें समाज के हित की बातें, जहां उत्पीड़न हुआ वो, जहां और नौकरियों से लेके तमाम समस्याएं, उनका समाधान की चर्चा हुई। गैर राजनीतिक संगठन है ये, यहां ये नहीं तय होता था कि किसको वोट दिया जाएगा और किसको नहीं, और संगठन भी ये नहीं तय करता था कि ये जितिन प्रसाद कौन सी पार्टी में होंगे या कौन सी में नहीं। जो सही लगता था समाज के हितों के लिए, वो वहां बात रखी जाती थी। और अब मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैं सिर्फ बात उठाने का काम नहीं, समाधान ढूंढने का काम करूंगा और दमदारी से। और सार्वजनिक जीवन में हम चुनाव भी लेते तो सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, मगर अपने समाज के लिए अगर हमने किया है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितिन प्रसाद, हमारे साथ एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 नेटवर्क पर बात करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। जितिन प्रसाद बीजेपी में एंट्री के बाद स्पष्ट रूप से, बेबाक रूप से अपनी बातों को रख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जितिन।